Hey friends, welcome back in another video in my YouTube channel Commerce Group 4D। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज और टॉपिक है हमारा आज का हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो कॉमर्स की हिस्ट्री जानने से पहले हम कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे यहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो चलिए आप इस कॉन्वर्सेशन को पहले देखें, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में। Sir, what is commerce and how old is this concept? Good question. But first I would answer your second question. Will it be okay? No problem, sir. Then listen, the concept of commerce is as old as the Mother Earth, but its forms keep changing with the time. Oh, I see. Now I answer your first question. Listen, commerce is a very wide term. It includes buying and selling of goods and services in exchange of money or kind, and it also includes services to facilitate this process. So are you understanding? Commerce जो है एक wider term होता है जिसमें goods and services का buying and selling तो होता ही है in exchange of money और kind. It means क्या है कि एक seller जो होता है वो goods and services को exchange करता है to the buyer in the form of money और kind. और इसके साथ साथ कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं बहुत सारी अदर सर्विसेज जो बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन एरिया में सामान बना और कंज्यूमर तक उसे पहुंचाना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, और अगर आज हमने प्रोड्यूस किया और कंज्यूम होना है बहुत दिनों बाद तो हमें अपने गुड्स को स्टॉक में या वेयर हाउस में रखना होगा, तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज की जरूरत होगी। उसके साथ साथ बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत होगी। वो फंड्स हमारे पास बैंक से मिलेगा, बैंकिंग सर्विसेज की बात करेंगे यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो हमारा गुड्स है, सर्विसेज है, अदर आइटम्स है हमारे बिजनेस के अंदर, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस सर्विसेज भी लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के प्रोसेस में फैसिलिटेट करने वाली सर्विसेज को भी हम कॉमर्स में ही इंक्लूड करते हैं। So are you getting my point? That's quite interesting, sir. You said in exchange of money or kind, and I pay Indian rupees to buy anything, but how in kind? Yes, this is a good question. देखो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रहा है उसके बदले में हम एक्सचेंज करते हैं मनी या कुछ काइंड। मनी मीन्स यहाँ पे करेंसी, और काइंड मीन्स कि मनी के अलावा कुछ चीजें अगर एक्सचेंज करे किसी चीज के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं। All right, I tell you that, but for this you must know history of commerce in India. Are you ready? By all means, sir. So let's get started. History of commerce in India. तो बात करेंगे हम पूरी डिटेल में कि इंडिया में जो कॉमर्स है उसका क्या हिस्ट्री रहा है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल के एविडेंसेस ये शो करते हैं कि जो ट्रेड और कॉमर्स है was mainstay of economy of ancient India. It means ancient India का इकोनॉमी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड और कॉमर्स को माना गया आर्कियोलॉजिकल के एविडेंस के हिसाब से। और जो ट्रेड था वो कैरी आउट किया गया बाय वाटर एंड लैंड रूट। इट मींस क्या है कि बाय सी रूट और लैंड रूट के थ्रू जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, वो किया गया था एंशिएंट इंडिया के टाइम पर। नेटवर्क ऑफ रोड्स मर्जिंग इनटू द सिल्क रूट। इट मींस क्या है कि ज्यादातर सिल्क का व्यापार होता था एंशिएंट इंडिया के टाइम पे और स्पाइसेस का, तो सिल्क रूट एक डेवलप किया गया, नेटवर्क ऑफ रोड, जिसकी हेल्प से कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट को एस्टैब्लिश किया गया विद एडजॉइनिंग फॉरेन किंगडम्स, एम्पायर ऑफ एशिया इन पर्टिकुलर एंड वर्ल्ड इन जनरल। इट मींस क्या है, सिल्क रूट को डेवलप किया गया। इट इज अ नेटवर्क ऑफ रोड जिसकी हेल्प से हम दूसरी कंट्रीज की जो किंगडम्स हैं, एशिया के जो एम्पायर्स हैं और वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और हमारे जो कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट है वो काफी एनरिच हुए। मैरीटाइम रूट लिंक द ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी, और ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने का काम किया मैरीटाइम रूट ने। इट मींस सी रूट ने, जहां पर ज्यादातर स्पाइसेस का ट्रेड होता था सी रूट के थ्रू, और उसे बोल दिया गया स्पाइस रूट। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना?
सिल्क रूट क्या था? नेटवर्क ऑफ रोड्स था जिन्होंने फॉरेन किंगडम्स, एम्पायर ऑफ एशिया के साथ इंडिया के कमर्शियल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को काफी एस्टैब्लिश किया। फिर मैरीटाइम रूट्स के थ्रू ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट किया बाय सी, जहां पर ज्यादातर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस होता था, उसे हम स्पाइस रूट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो रिसर्च है, उनसे पता चला कि दो जो सिटीज है हड़प्पा और मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो इस बात का पूरा एविडेंस है कि जो इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स है वो पहले से ही बहुत फल फूल रहा था, विच हैज एस्टैब्लिश कनेक्शन विद मेसोपोटामिया के साथ। और ये किन चीजों में डील करते थी ये सिटीज, हड़प्पा और मोहनजोदारो एंशिएंट टाइम पे? गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, कलर्ड जेमस्टोन में, बीट्स में, पर्ल्स में, सी शेल्स में, टेराकोटा पोर्ट्स एटसेट्रा। इट मींस आर्कियोलॉजिकल के एविडेंसेस के हिसाब से हड़प्पा और मोहनजोदारो जो कमर्शियल सिटीज हमारी उभर के आई, वो हमारा जो बिजनेस है करते थे मेसोपोटामिया के साथ। और बिजनेस जो है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कलर्ड जेमस्टोन इन सब चीजों में किया जाता था। पर एंशिएंट टाइम में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वहां पर जो व्यापार हो रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक्सचेंज किया जाता था, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जाता था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि जैसे कि मान लो कि मुझे एक चीज की जरूरत है, उसको मैं कमोडिटी बोलूंगा। अब मेरे पास कोई मीन्स ऑफ करेंसी नहीं है, तो मुझे सेम वस्तु खरीदने के लिए किसी दूसरे आदमी के पास जाना पड़ेगा। तो मेरे पास भी सपोज एक वस्तु है और दूसरे के पास भी एक कमोडिटी है, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। मींस कि मैं एक्सचेंज कर रहा हूं अपनी एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के साथ। सो दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सिल्क रूट है और मैरीटाइम रूट है वो क्या है और कहाँ उसकी सीमाएं लगी हुई है। तो देखिए जरा ध्यान से, जो मैरीटाइम सिल्क रूट की हम बात करें तो मैरीटाइम मींस कि सी रूट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए ये नीली जो रेखा है हमारी, ये यूरोप से चलकर आ रही है, फिर अरेबियन कंट्री, अरेबियन सी के आसपास, इस तरीके से सोमालिया के आसपास है, और फिर देखो पर्शिया और इंडिया के जितने भी ये पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहां पर ये रूट था हमारा मैरीटाइम रूट। और इस तरीके से जो इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स है वो सी रूट के थ्रू यूरोपियन कंट्री एज वेल एज एशिया कंट्री के साथ हो रहा था। ऊपर आप देख रहे हैं ओवरलैंड सिल्क रूट, इट मींस रोड के थ्रू, इट मींस रोड के थ्रू। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लाल रेखा जो है कि हम दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड थे थ्रू दिस रूट, दैट इज ओवरलैंड सिल्क रूट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये रूट हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब और आगे चलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया में पढ़ते हैं हम कुछ टॉपिक्स और। तो अभी अभी हमने बार्टर सिस्टम की बात की। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है यहाँ पे? इन बार्टर सिस्टम only such two people could exchange goods and services who are in need of each other goods or services. It means barter system में दो लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं और उन दोनों लोगों की जो नीड है वो एक टाइम पर अराइज होनी चाहिए एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। बट ये एक डिफिकल्टी रही कि दोनों की नीड एक टाइम पर कैसे अराइज हो, तो इसीलिए ट्रेड जो था काफी लिमिटेड था। देन कॉइन करेंसी को डेवलप किया गया वेरियस किंगडम में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, कि जैसे कि मुझे अगर चावल चाहिए तो मेरे पास गेहूं है, तो मैं गेहूं को एक्सचेंज करूंगा चावल के साथ। तो इट मीन जिसके पास चावल है उसे गेहूं की जरूरत हो और मुझे चावल की जरूरत हो, तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंट ऑफ नीड की रिक्वायरमेंट थी बार्टर सिस्टम के अंदर। बट देन कॉइन करेंसी को डेवलप किया गया ताकि ट्रेड और कॉमर्स को इजिली स्टैब्लिश किया जा सके। तो उस रीसेंट टाइम पर, एंशिएंट टाइम पे पहले गोल्ड के कॉइन आए, फिर सिल्वर के, फिर कॉपर के विद सिंबल एंड वर इन ट्रेंड। ये जो कॉइन्स होते थे इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए जो किंगडम्स होती थी उनमें अपॉइंट किए जाते थे ऑफिसर्स। और यूज ऑफ कॉइन करेंसी से इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी बूस्ट आया एंशिएंट टाइम पे।
और ट्रेड और कॉमर्स और ज्यादा डेवलप हुआ। और हमारी इंडिया में जो कॉमर्स की डेवलपमेंट है, ट्रेड और कॉमर्स की डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हुई जब बैंकिंग सिस्टम अराइज हुआ, इंटरमीडियरीज राइज हुए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा बेहतर बना, और उसके साथ साथ बहुत सारी कम्युनिटीज और मर्चेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश हुए, जिनसे इंडियन इकोनॉमी में जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको डेवलप किया गया, प्रमोट किया गया। India was known as one of the top country in trade and commerce and manufacturing due to variety and quality goods produced, connectivity of sea routes that time. Ancient time पे इंडिया जो है वो वन ऑफ द टॉप कंट्री रहा ट्रेड एंड कॉमर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के पास हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते थे और हमारे पास ट्रेड और कॉमर्स करने के लिए काफी रूट्स अवेलेबल थे, सी रूट्स अवेलेबल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कॉइन्स हमने डेवलप किए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ताकि ट्रेड और कॉमर्स को इजीली एस्टैब्लिश किया जा सके। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बार्टर सिस्टम का एक एग्जांपल है कि किसी के पास शूज है, किसी के पास बैग है। इन दोनों की नीड जब तक अराइज नहीं होगी तो ट्रेड यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं होगा। इस एग्जांपल में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि लोग आपस में कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो बैंकिंग सिस्टम है उसका क्या रोल रहा। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, इंडिजिनस का मतलब यहां पर है इंपॉर्टेंट, कि इंडिजिनस बैंकर कौन होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म जो पैसा रिसीव करती है एज डिपॉजिट एंड डीलिंग इन हुंडीज और लैंडिंग मनी। मतलब बैंकर वो इंडिविजुअल होता है या प्राइवेट फर्म होती है जो लोगों के डिपॉजिट अपने पास रखती है और फिर उस पैसे को क्या कर देती है? लेंड कर देती है जिसको उसकी जरूरतें होती है। तो यहाँ पर बैंक जैसे आज काम कर रहा है, इतना ज्यादा डेवलप हो गया है बैंकिंग सिस्टम, पहले नहीं था, पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां थी। बट फिर भी बैंकिंग सिस्टम उस टाइम पर भी धीरे धीरे डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ट्रेड करना काफी इजी रहा। वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यूज हुए, जिसमें हुंडी एक वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है, और चिट्ठी, जिसको यूज किया जाता था बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए या फिर पैसा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर करने के लिए। जैसे बच्चों आज के टाइम पर हम चेक या ड्राफ्ट के थ्रू जो पैसा है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे उस टाइम पर भी एक डॉक्यूमेंट होता था जिसका नाम था हुंडी। क्या नाम है उसका? हुंडी। तो हुंडी बेसिकली क्या है? हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मींस पैसे से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है जो रीजनल लैंग्वेज में रिटन होता था, जो मिडिवल इंडिया में डेवलप किया गया था इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड इट्स हैज वेरियस टाइप। इट मींस हुंडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन लैंग्वेज, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज में रिटन किया गया था, जो फैसिलिटेट करता है ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को। इट मींस अगर हमें उधार में ट्रेड करना है तो उस टाइम पर एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता था, जिस डॉक्यूमेंट की मदद से जो ट्रेड है वो काफी इजीली किया जा सकता था ऑन क्रेडिट बेसिस। उसे हम नाम देते हैं हुंडी और चिट्ठी का। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसको डिस्क्राइब किया है। हुंडी क्या है? हुंडी एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, जैसे चेक होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन पे चेक ड्रॉ करता है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन अपने बैंक को ऑर्डर कर रहा है कि जिसके पास ये चेक जाएगा उसको आप इतना अमाउंट पे कर दो जो इसमें लिखा हुआ है। ऐसे ही हुंडी का भी काम था हमारा, कि हुंडी एक अनकंडीशनल ऑर्डर है राइटिंग में मेड बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू द पर्सन नेम्ड इन द ऑर्डर। इट मींस हुंडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू we can make the payment to the other person. It means क्या है कि we can transfer money from one person to the another with the help of the hundis. तो यहाँ पर एक पर्सन लिख रहा है हुंडी को, इस डॉक्यूमेंट को दूसरे पर्सन पे, कि वो कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर देगा जिसका नाम इस हुंडी में लिखा हुआ है। तो हुंडी आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अब आगे चलते हैं। तो ये एक स्पेसिमेन है हुंडी का, बॉम्बे प्रोविंस 1951 में लिखा गया। तो देखो यहाँ पर ये ड्यू डेट है और ये है बॉम्बे
इट मीन जहां पर लिखा गया, और कब लिखा गया, 12/4/1951, इसमें लिखा हुआ है कि 86 डेज आफ्टर, मतलब जिस डेट पर ये लिखा गया उस डेट के 86 डेज बाद वी प्रॉमिस टू पे सेठ मंगूमल भगवान दास और ऑर्डर द सम ऑफ 2500। इट मींस क्या है कि इस पे लिखा हुआ है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है कि तुम 2500 रुपीज जो है वो पे कर दोगे आफ्टर 86 डेज। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और हुंडी। जैसे आज के टाइम में हमारा चेक होता है, ड्राफ्ट होता है। अब हम आगे की बात करते हैं, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इट मींस ट्रेड को और ज्यादा स्मूथ करने के लिए या इजी बनाने के लिए हमें मिडल मैन की जरूरत पड़ी, तो तब युग आया इंटरमीडियरीज का, मिडल मैन का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेड में कि ट्रेड करने से पहले यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। गुड्स प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर और कंजम्पशन होती है ऑल अक्रॉस द पार्ट ऑफ द कंट्री। अब सपोज मान ले कि चेन्नई में गुड्स प्रोड्यूस हुआ और उसे दिल्ली में डिलीवर करना है या दिल्ली के कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अब प्रोड्यूसर के लिए इतना इजी नहीं है कि वो दिल्ली जा जाके अपने सामान को हर कस्टमर को सेल करे, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरमीडियरीज और मिडलमैन का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ। सो विद द डेवलपमेंट इन बिजनेस मेथड्स एंड मोड्स, नीड ऑफ इंटरमीडियरीज वाज। Intermediaries are the individuals or institution who act as middlemen between buyer and seller or consumer and producer. मीन जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स में डेवलपमेंट हुई, देन हमें नीड अराइज हुई इंटरमीडियरीज की, जिसकी हेल्प से जो प्रोड्यूसर है वो ऑल अक्रॉस पार्ट ऑफ द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक डिलीवर करा देते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मिडलमैन हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, कमीशन एजेंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे दो तरह के इंटरमीडियरीज की हमने डेवलपमेंट की, ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज मींस जो बाइंग एंड सेलिंग में हमारी हेल्प करते हैं। सो दीज इंक्लूड मिडलमैन लाइक होलसेलर, रिटेलर्स, कमीशन एजेंट्स एटसेट्रा। एक प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर गुड्स बनाता है, कंज्यूमर गुड जो है वो लाखों करोड़ों जो हमारे कस्टमर है उन तक हमें पहुंचाने हैं। अब प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जगह जगह जाके अपनी आउटलेट ओपन करे, तो इसीलिए वो क्या करेगा, होलसेलर की मदद लेगा, रिटेलर की मदद लेगा और कमीशन एजेंट की, और उसके बेसिस पर प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचा देगा। सो दे इंश्योर दैट की गुड्स रीच फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। देन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो मिडलमैन होते हैं जो हमें पैसा प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कौन लोग रहे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे नहीं डेवलप हुआ था। सो इट मींस यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं जो हमें पैसा रेज करने में या पैसा अवेलेबल करने में मदद करते हैं। सपोज एक कंपनी, उसके पैसे की जरूरत है और बहुत सारे पब्लिक के पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ था, सरप्लस फंड का क्या करेगी पब्लिक, उसे बैंक में सेव करेगी, इंश्योरेंस में लगाएगी, अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में लगाएगी, और वो पैसा फिर जो ये फाइनेंस नीडिंग कंपनीज है उनके पास चला जाएगा। तो इंटरमीडियरीज की हेल्प से हमारा जो कमर्शियल ऑपरेशन है इंडिया में वो काफी एनहांस हुआ, काफी स्मूथ हुआ। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था उस टाइम पर। इन अर्लियर टाइम बिजनेस वाज लिमिटेड टू द नियर बाय प्लेसेस। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफी डेवलप नहीं था। क्यों नहीं था डेवलप? क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड नहीं बने थे, तो ट्रेन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो इसीलिए जो बिजनेस था उस टाइम पर वो काफी लिमिटेड एरिया तक ही लिमिटेड रहा, नियर बाय प्लेसेस जहां पर हम पैदल आ जा सकते थे। लेटर ऑन जैसे जैसे रोड कनेक्ट हुए, रोड एस्टैब्लिश हुए, तो कंट्री के वेरियस पार्ट को यहाँ कनेक्ट कर दिया गया। नॉर्दर्न रोडवे रूट बिलीव टू हैव स्ट्रेच ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। तो नॉर्दर्न रोडवे जो था तो बंगाल से तक्षशिला तक फैला, एंड देयर आल्सो ट्रेड रूट इन द साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट। तो साउथ में भी ट्रेड रूट बनाए गए जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिला दिया गया, और उसके साथ साथ सी रूट को काफी डेवलप किया गया, नेविगेशन फैसिलिटी को एनहांस किया गया ताकि दूसरी कंट्रीज के साथ इजिली ट्रेड किया जा सके। अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम पे, तो इंडिया वेरी वेल नोन फॉर इट्स नॉलेज ऑन नेविगेशन एंड शिप बिल्डिंग, मतलब शिप बनाने में और नेविगेशन फैसिलिटी में काफी अव्वल नंबर पे इंडिया रहा था। इंडिया के सेलर जो थे, दे कुड ट्रेवल टू द वेरियस यूरोपियन कंट्री एंड सेल देयर प्रोडक्ट। So maritime routes including Silk Route and Spy Route created a global trade
नेटवर्क। सो जैसे जैसे सी रूट, सिल्क रूट, स्पाइस रूट डेवलप हुए, वैसे वैसे इंडिया का जो ट्रेड है वो ग्लोबली रीच किया। सो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेड और कॉमर्स को इंप्रूव करने में, एनहांस करने में। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग कम्युनिटीज की। मींस कम्युनिटी मींस द ग्रुप ऑफ पर्संस हु आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। इट मींस ट्रेड करने वाले कौन कौन लोग थे और कहां कहां किस किस रीजन में कौन कौन लोग, जिनको हम ट्रेडिंग कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। हमारा ये टॉपिक है यहाँ पे। सो ट्रेडिशनली ट्रेडिंग वाज डन बाय ओनली वैश्य। तो आपको बताइए कि एक क्लास है हमारी यहाँ पे वैश्य, वैश्य ही थी जो सबसे पहले ट्रेड किया करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हुआ बाकी अदर पार्टीज का, तो बाकी अदर कम्युनिटीज भी डेवलप हुई, जैसे कि पारसीज, बनिया, मारवाड़ी बॉम्बे रीजन में आए, लिंगायत कर्नाटका, चट्टीज और कोमात्स आए मद्रास में, और खत्री आए पंजाब में। पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट ने भी काफी बिजनेस संभाला नॉर्थन रीजन में, और भट्ट ने बिजनेस संभाला गुजरात और राजस्थान के अंदर। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो ये ग्रुप है जो ट्रेड करना शुरू किया जिन्होंने, वो महाजन बोले जाते हैं, और चट्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स है वो साउथ से रिलेटेड है। तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है जिन्होंने इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। देन हम बात करेंगे मर्चेंट कॉर्पोरेशन का। इट मींस जो ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, इन कम्युनिटीज ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर ली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट मींस उन्होंने अपने ग्रुप बनाए। जैसे कि मान लो कोई अगर कॉटन के बिजनेस में ये बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, तो इन्होंने अपनी कॉटन एसोसिएशन बना लिया। कोई अगर अदर डिपार्टमेंट में है, अदर किसी प्रोडक्ट में है, तो उन्होंने अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉर्पोरेशन बनाया, अपने रूल्स बनाए, और वहां पर हेड बैठा दिया वहां पे, और उसके साथ साथ जो भी रूल्स और रेगुलेशन उसके साथ काम करना इन्होंने शुरू किया। सो मर्चेंट कम्युनिटी आल्सो डिराइव्ड पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स which were autonomous corporation formed to protect the interests of the traders। तो मर्चेंट कम्युनिटी जो है उस टाइम पे डेवलप की गई, कॉर्पोरेशन डेवलप किया गया, इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी ये, जिनका मेन रोल क्या होता था, अपने ग्रुप ऑफ ट्रेडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। उसके साथ साथ ये जो कॉर्पोरेशन है इन्होंने अपने खुद के रूल बनाए मेंबरशिप के, खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, मींस हाउ दे विल परफॉर्म देयर एक्टिविटी। और इवन जो वहां पे उस टाइम पे जो किंग्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करते थे, एक्सेप्ट करते थे। इनका जो चीफ है वो डायरेक्टली डील करता था किंग के साथ और टैक्स कलेक्टर के साथ, एंड सेटल द मार्केट ऑल ऑन बिहाफ ऑफ हिज फेलो मर्चेंट। जो ये मर्चेंट्स थे दो आल्सो एक्टेड एज कस्टोडियंस ऑफ द रिलीजियस इंटरेस्ट। मतलब जो भी हमारी कंट्री के अंदर जो रिलीजियस रिलेटेड इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें हैं, उनकी कस्टोडियन की तरह भी ये मर्चेंट कॉर्पोरेशंस काम करते थे। And they undertook the task of building temples and made donation, levying a corporate tax on their member। इनका मेन टास्क क्या रहा, इन्होंने टेम्पल्स बनाने शुरू किए, डोनेशंस दिए, और अपने मेंबर्स पर कॉर्पोरेट टैक्स लेवाई किया। Later on, these corporations were divided into various association for specific trade and services। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, कॉर्पोरेशन जो थी, इनको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक ट्रेड एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन मुंबई बना हुआ है, शिखरपुरी बैंकर एसोसिएशन, शॉप एसोसिएशन अहमदाबाद। तो ये हमारी कुछ मर्चेंट कॉर्पोरेशन है, दे आर बेसिकली हेल्पिंग इन टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर ट्रेडर्स। अब ये कुछ मेजर ट्रेड सेंटर है हमारी कंट्री के अंदर, जहां जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड जो है वो काफी फ्लरिश हुआ, डेवलप हुआ। पाटलिपुत्र में सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, पेशावर जो अभी हमारा पाकिस्तान में है, एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल, तक्षशिला सिटी ऑफ फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक बोला जाता है, इंद्रप्रस्थ कमर्शियल जंक्शन इन द रॉयल रोड, मथुरा एम्पोरियम ऑफ ट्रेड। तो इस तरीके से ये बहुत सारी सिटी थे, प्लेसेस थे, सेंटर थे ट्रेड के, जहां पर ज्यादातर ट्रेड हुआ करता था इन एंशिएंट टाइम। तो ये भी आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में इनसे पूछा जा सकता है। एंड देन फाइनली हम बात करते हैं कि भाई मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या क्या आइटम्स थे एंशिएंट टाइम पे जो इंडिया करता था बाकी अदर कंट्रीज के साथ। तो एक्सपोर्ट में हम क्या क्या करते थे, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करते थे, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, शीशम ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, यार्न्स, थ्रेड, सिल्क, जूट, पैरेट्स, लाइव एनिमल्स, पर्ल, सफायर, कॉपर, टर्कोइज, ग्रेनाइट, लजूली, लैपिस, क्रिस्टल, फ्रूट्स, इंडियन स्पाइसेस, शिप बिल्डिंग, स्टील, मेटल वेयर्स, वुड आइटम्स, एनिमल्स एंड ऑल।
तो ये बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जो हम उस टाइम पर एक्सपोर्ट करते थे, और कुछ आइटम हम इंपोर्ट भी करते थे, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसे अपनी जरूरतों के लिए दूसरी कंट्री पर भी डेवलप होना पड़ता है। तो हम इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना, हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, रबीज, कॉरल, ग्लास, आंबर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, डिफेंस प्रोडक्ट और अदर मशीनरी रिलेटेड प्रोडक्ट जो आज भी हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का टॉपिक जो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 बीएसटी में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। So hopefully this video will help you to get the ideas about the history of commerce in India. For more video, please do subscribe my channel and please put the bell icon so that you can get the latest notification. Thank you very much.